A very shining morning to all dear students. We will be continuing chapter number 4 in this video. In our previous video, we have discussed about reproductive health and what is its correct definition according to WHO. आफ्टर दैट हमने RCH प्रोग्राम के कुछ गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स और उनको अचीव करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं उनके बारे में डिटेल देखी. नेक्स्ट थिंग, वी हैव सीन द प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओवरली क्राउडेड नेशन. एक नेशन जो अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इन फ्यूचर द रिसोर्सेज विल बी वेरी वेरी लेस व्हेन दे आर कंपेयर टू द नंबर ऑफ सिटीजन्स. तो रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटीज़ आप बोल सकते हैं. अगर सिटीजन्स को एक हेल्दी मैनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किसी भी कंट्री के पास उसकी पॉपुलेशन का रेशियो, उसके रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट स्किल्स के कारण जो अपॉर्चुनिटीज़ वो जनरेट कर पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उसको रखना चाहिए. ऐसा नहीं है कि कंट्री छोटी है, पॉपुलेशन साइज़ बड़ा है, जैसे कि हम इंडिया में ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. लोगों को आगे चल के मेडिकल, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है. उनको जो प्रॉपर हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो भी नहीं मिल पाती है. एज अ रिज़ल्ट एक बड़ा पार्ट हमारी पॉपुलेशन का बिलो पॉवर्टी लाइन अपनी लाइफ को एग्जिबिट करने के लिए कंपेल हो जाता है, मजबूर हो जाता है. So these were the few problems we have discussed in response to population explosion. पॉपुलेशन लिमिट में होनी चाहिए, किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल दिस पॉपुलेशन. पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आज हम अपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को वन बाय वन एक्सप्लोर करने वाले हैं. सो दीज आर द ऑप्शंस for this rapidly increasing population to put a check over it. अगर किसी कपल को अगले 6 साल तक कंसीव नहीं करना है या वो ऑलरेडी दे आर पेरेंट ऑफ अ सिंगल चाइल्ड एंड दे डू नॉट वांट देयर सेकेंड बेबी इन नेक्स्ट 7 years और मे बी 5 years, सो व्हाट आर द अवेलेबल ईजी ऑप्शंस दे कैन गो फॉर. सो इन मेथड्स को जिससे हम कंसीविंग को, प्रेगनेंसी को अवॉइड करते हैं, देयर विल बी कॉइटस एंड देयर विल बी मेटिंग बिटवीन दीज टू सेक्स पार्टनर्स, बट दीज कॉइटस और यू कैन से इंटरकोर्स विल नॉट लीड टू द कंसीविंग ऑफ अ बेबी. यानी हम फर्टिलाइजेशन को अवॉइड कैसे करें, प्रेगनेंसी या हम इम्प्लांटेशन को भी स्टॉप करके फर्टिलाइजेशन हैज़ बीन अकर्ड, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट भी बन चुका है, लेकिन अगर हम इसकी इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम में होने से ब्लॉक कर देते हैं तो आगे की जो प्रेगनेंसी है वो भी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी. सो अलग अलग मेथड का काम करने का तरीका अलग है. बेसिकली दीज आर कैटेगराइज्ड इनटू 5 मेजर कैटेगरीज. लेकिन सबसे पहले बच्चे हम देखते हैं कि जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमारी सोसाइटी में हम ऑर्गेनाइज करते हैं, अवेलेबल कराते हैं, उनमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द डिज़ायर्ड फीचर्स विच अ कपल लुक फॉर इनटू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. यहाँ से हम इसको अंडरलाइन करना स्टार्ट करेंगे. इट हैज़ टू बी यूज़र फ्रेंडली, ईजिली अवेलेबल, इफ़ेक्टिव होना चाहिए. इफ़ेक्टिव का मतलब क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए. और वो इफ़ेक्टिव अगर नहीं हुआ तो मान लीजिए कपल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को भी यूज़ कर रहा है और उसको नेक्स्ट 2 महीने में पता चलता है दैट दे हैव ऑलरेडी कंसीव्ड, द फीमेल इज़ प्रेग्नेंट विथ नेक्स्ट बेबी और द वेरी फर्स्ट बेबी. तो इफ़ेक्टिवनेस उसकी हाई मानना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द पर्पज़ वाई वी आर यूजिंग दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. रिवर्सिबल विथ नो और लिस्ट साइड इफ़ेक्ट्स. रिवर्सिबल मतलब आप जब इसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं उसको रिवर्स कर सकते हैं. स्टार्ट करना है उसका यूज़, आप स्टार्ट कर सकते हैं. इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, कोई प्रॉब्लम हो रही है या फिर आप कंसीव करना चाहते हैं, उसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, उसको आप रिवर्स कर सकते हैं, यानी उसका यूज़ करना आप छोड़ सकते हैं. लेकिन साथ में ऐसा ना हो कि आपकी बॉडी उस चीज़ की एडिक्टेड हो चुकी है, जैसे ड्रग्स के फेजेस में होता है, क्योंकि हम कॉन्ट्रासेप्टिव में केमिकल मेथड्स को भी पढ़ने वाले
वाले हैं। तो आपकी बॉडी उसकी हैबिचुअल नहीं होनी चाहिए, ईजी टू यूज़ होना चाहिए, और जब आप इसको स्टॉप कर रहे हैं कोई भी विड्रॉल सिम्टम्स आपकी बॉडी में डेवलप नहीं होने चाहिए। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ नो इंटरफेरेंस विद द सेक्शुअल डिज़ायर। उसको जब कॉन्ट्रासेप्टिव का आप यूज़ कर रहे हैं तो जो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, फीलिंग्स हैं या इमोशंस हम कह सकते हैं, उनको लेके आप अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हो। इट इज़ समथिंग लाइक यू वांट टू गो फॉर अ पर्टिकुलर फैशन जीन्स, बट दीज जीन्स आर वेरी वेरी टाइट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट या आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वो आपको सूट नहीं कर रही हैं। सो यू विल बी वेयरिंग द जीन्स बट यू विल बी फीलिंग वेरी वेरी अनकंफर्टेबल। आप एक कॉन्फिडेंस को बूस्टअप नहीं कर पाएंगे, आपका जो बिहेवियर है अपने सोशल सर्कल में वो कहीं पे इफ़ेक्ट हो जाएगा। सो दीज कॉन्ट्रासेप्टिव व्हेन you are using should not interfere with your emotions, feeling and your sexual desire। यानी मीटिंग करते हुए टाइम आपकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है आपके ब्रेन को कैप्चर ना करे, जो आपकी मेंटालिटी है इट हैज़ टू बी वेरी रिलैक्स्ड एंड स्मूथ गोइंग। आगे चलते हैं। एज वी हैव डिस्कस्ड, depending upon the preference of a couple, several availabilities or you can say variations are available in the market in terms of contraceptive methods। मेजर हम 5 कैटेगरीज को यहाँ पे देखने वाले हैं। सो हेयर इट इज़ नेचुरल बैरियर इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस, जिसको हम इन शॉर्ट IUD बोलते हैं क्योंकि यूट्रस में इम्प्लांट होने वाले हैं, इनको अभी हम डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल से ही पता चल रहा है, पिल्स के फॉर्म में होंगी, टैबलेट्स के फॉर्म में होंगी। इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट को हम एक साथ लेके चलते हैं। इंजेक्टेबल मतलब बॉडी के अंदर ही इंजेक्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शंस और यू कैन से सिरिंज। इम्प्लांट मतलब कहीं पे इनको फिक्स कर दिया जाता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ सर्जिकल मैथड। सर्जिकल मैथड सबसे अलग है और सबसे लास्ट में इसलिए लिखा जाता है बिकॉज इट इज़ इरिवर्सिबल। सर्जिकल मेथड एक बार कपल ऑप्ट कर लेता है तो उसको आप दोबारा से रिवर्सिबल नहीं कर सकते। वंस इट इज़ डन फॉर द लाइफ टाइम। बाकी जो हमारे पास आगे की कैटेगरीज़ हैं, कॉन्डोम्स हैं, बैरियर्स हैं, केमिकल मेथड्स हैं, उसको आप अपने अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग कंटिन्यू डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। रिवर्सिबल, अभी हमने इनके फीचर्स देखे दैट दीज आर रिवर्सिबल। कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कभी भी आप इनको स्टॉप कर सकते हो यूज़ करना। लेकिन सर्जिकल मेथड में एक बार फैलोपियन ट्यूब वास डिफरेंस कट एंड टाइड हो जाते हैं तो कपल अगर अपनी मेंटालिटी को शिफ्ट करता है किसी भी रीज़न को लेके तो दोबारा इन चीज़ को रिवर्सिबल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इट इज़ सिंपली नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, सो दीज आर द कैटेगरीज जहाँ पे हम 1 बाय 1 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और इनका मैकेनिज़्म क्या है। देखिए बच्चे, आपको डेफिनेशंस तो आनी ही चाहिए, नेचुरल मेथड्स कैसे काम करते हैं, बैरियर कैसे काम करते हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हाउ दीज आर दैट मच इफ़ेक्टिव। इनका प्रोसेस क्या है, काम करने का तरीका क्या है, जो कि हर एक मेथड का दूसरे से बिल्कुल अलग है। लेट अस स्टार्ट विथ नेचुरल मेथड। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है बच्चे, इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम। नेचुरल मेथड में क्या है कि दीज आर नॉट बीइंग डेवलप्ड विद द हेल्प ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, या हमें एक्स्ट्रा कुछ इसमें इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। बहुत सिंपल सा अगर हम घर में देखते हैं कि सर्दी जुकाम हो जाता है, मम्मा उस जिंजर का पेस्ट बनाती हैं, उसमें हनी को मिक्स करती हैं, टेबल स्पून में लेके वो बच्चे को दे देती हैं। सो दिस इज़ द नेचुरल नॉलेज जो हमारी जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास ऑन होती रहती है। ऐसे ट्राइबल पीपल जो कि जंगल में रहते हैं उनको पता है कि किस हर्ब को, किस ट्री को, किस एनिमल को किस फॉर्म में यूज़ करना है, घर कैसे बनाना है, खुद को बारिश से या सन से कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो नेचुरल इज़ समथिंग दीज जनरेशंस आर पासिंग फ्रॉम वन आफ्टर अनदर एंड वी आर नॉट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स फ्रॉम द आउटसाइड। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, क्योंकि नेचुरल में बेटा हम 3 मेथड करने वाले हैं। पहला जो हमारे पास मेथड आता है दैट इज़ पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। एब्सिस्टेंस का मतलब होता है बेटा परहेज करना। परहेज करना, जैसे हमें कफिंग हो जाती है उस टाइम पे हम घी है, कर्ड है, खट्टी चीज़ें हैं, लस्सी है, उसको लेना अवॉइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें परहेज़ किससे करने हैं, एब्सिस्टेंस किससे करनी है, इट इज़
अगेन द क्वाइटस इंटरकोर्स हमें ये देखिए 10th से लेके 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल को अवॉइड करना है। आई एम राइटिंग ओवर द स्क्रीन 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। फर्स्ट डे कब होता है? व्हेन द ब्लीडिंग गॉट स्टार्टेड, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से हम इसका फर्स्ट डे काउंट करते हैं। तो हमें जब ये 10th पे यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल अब ख़त्म हो चुकी है, अब आपका पॉरीफ्रेटिव फेज चालू है बॉडी के अंदर, जो हमारे फॉलिकल्स हैं वो मैच्योर हो रहे हैं। इस ड्यूरेशन पे बेटा इस पर्टिकुलर एक वीक में ओवम बनने की जो चांसेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन चांसेस आर वेरी वेरी हाई। और इस टाइम पे अगर इंटरकोर्स नहीं होता है, क्वाइटस को अवॉइड कर देते हैं, तो वो ओवम हमें पता है कि अगले 24 घंटे में वेट करके स्पर्म के लिए ड्राई हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। सो द कपल इज गोइंग टू एब्सिस्टेंस दिस पीरियड इन टर्म्स ऑफ क्वाइटस। वो इस पीरियड में अगर क्वाइटस नहीं करते हैं, सो देयर विल बी नो रिलीज ऑफ सीमेन, स्पर्म्स अवेलेबल नहीं होंगे रिप्रोडक्टिव ट्रैक में फीमेल के, और वहाँ पे ओवम भी ड्राई आउट हो चुका है। आफ्टर 17th डे हम मान के चलते हैं ओवम फैलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं है, एंड व्हेन देयर विल बी नेक्स्ट टाइम क्वाइटस ओनली स्पर्म्स विल अवेलेबल, ओवम नहीं है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, सो नो प्रेगनेंसी विल बी अकरिंग। सो दिस इज़ द मैकेनिज्म। 10th से 17th डे के मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बीच में क्वाइटस को अवॉइड करना है, बिकॉज इट इज़ अ हाई पीरियड फॉर द फर्टिलाइजेशन, ओव्यूलेशन इसी टाइम पीरियड में होती है। द नेक्स्ट मैथड अंडर दिस नेचुरल मैथड विल बी विड्रॉल। अब इसमें विड्रॉल का मतलब क्या है कि वी विल बी विड्रॉलिंग द पेनिस दैट इज एक्सटर्नल जेनेटिलिया ऑफ मेल एट द टाइम ऑफ क्वाइटस व्हेन दे आर अबाउट टू रिलीज द सीमेन। जैसे ही मेल को पता चलता है कि ओके दिस इज द टाइम द सीमेन इज लाइकली टू बी रिलीज्ड इनटू द वजाइना व्हेन दे आर हैविंग द इंटरकोर्स, द मेल इमीडिएटली नीड्स टू रिमूव द पेनिस आउट ऑफ द वजाइना। तो यहाँ पे विड्रॉल करके, विड्रॉल का मतलब होता है आप उसको रिलीज़ कर रहे हैं, बाहर की तरफ आउटसाइड निकाल रहे हैं। जैसे हम जब डिपॉजिट करते हैं अपने मनी को, हम क्या बोलते हैं कि दैट वी आर देयर टू डिपॉजिट अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैश, और जब हमें वहाँ से पैसों को विड्रॉ करना होता है, निकालना होता है, तो हम क्या बोलते हैं दैट वी वुड लाइक टू विड्रॉ आवर मनी। तो यहाँ पे विड्रॉ पेनिस को करना होता है बिफोर रिलीज ऑफ सीमेन। आपका सीमेन वजाइना में रिलीज नहीं होना चाहिए। सो मेल हैज़ टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर एंड वेरी एक्टिव इन दिस टाइप ऑफ मेथड। सीमेन नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, नो फर्टिलाइजेशन, हेंस नो प्रेगनेंसी विल अकर। द थर्ड मैथड विड्रॉल को हम क्या बोलते हैं, कॉइटस इंटरप्टस के नाम से भी जानते हैं। सो बोथ द मेथड आर द सेम। कॉइटस इंटरप्टस, कॉइटस को बीच में इंटरप्ट कर देते हैं। क्वाइटस किस लिए किया जाता है? फॉर द सेक ऑफ रिलीज ऑफ सीमेन। तो यहाँ पे सीमेन की रिलीज से ही पहले हम उसको इंटरप्ट बीच में स्टॉप कर रहे हैं। सो अगेन दिस मेथड इज नोन एज क्वाइटस इंटरप्टस। विड्रॉल के नाम पे पेनिस को बाहर निकाल रहे हैं तो उसके नाम से आता है विड्रॉल। द थर्ड मेथड अंडर दिस नेचुरल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव इज लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशन हम मान के चलते हैं आफ्टर द डिलीवरी, फर्स्ट 6 मंथ जो होते हैं एक मदर के लिए, उसमें जो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल है, कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हाई जाता है। प्रोजेस्ट्रॉन जब हमारी बॉडी में हाई जाता है तो ये जो हमारे FHS और LH जैसे हार्मोन है पिट्यूटरी से बैन कर देता है रिलीज़ होने के लिए। तो जब तक प्रोजेस्ट्रॉन लेवल हाई रहेगा, किस में? मदर में। कब? फर्स्ट से लेके 6 मंथ आफ्टर पार्ट्रिशन, आफ्टर डिलीवरी, जब वो बेबी को ब्रेस्ट फीड करा रही होती है, उसका लैक्टेशन पीरियड ऑन है, यानी मेमरी ग्लैंड से देयर विल बी हाई सिक्रीशन ऑफ दिस कोलेस्ट्रम बेबी को नरिशमेंट देने के लिए। सो इस टाइम पे उसकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं। प्रोजेस्ट्रॉन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिलीज ऑफ दिस कोलेस्ट्रम और यू कैन से मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। तो प्रोजेस्ट्रॉन जब तक हाई रहेगा ओव्यूलेशन के चांसेस निल रहते हैं।
उस मदर की बॉडी में जिसकी डिलीवरी अभी अभी हुई है अप टू नेक्स्ट 6 मंथ ओव्यूलेशन अगर नहीं होगी और इस टाइम पीरियड के बीच में अगर क्वाइटस होता है तो अगेन देयर आर नो चांसेस ऑफ गेटिंग प्रेग्नेंट। बट हमारे नेचुरल मेथड की प्रॉब्लम क्या है दैट दीज आर नॉट गिविंग यू द गारंटी। अगर आप इनको अडॉप्ट कर रहे हैं तो चाहे कोइटस इंटरप्टस हो या फिर आपने पीरियोडिक एब्सिस्टेंस को फॉलो किया हो या लैक्टेशन अमोनिया हो, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ जाती है दैट दीज आर नॉट गिविंग यू द फाइनल यू कैन से एग्रीमेंट और द सेटिस्फैक्शन कि अगर आप इनको कर रहे हैं तो 110% प्रेगनेंसी अवॉइड होगी ही होगी। कई बार कोइटस इंटरप्टस करते हुए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेन हैज़ बीन रिलीज्ड इनटू द वजाइना। मेल को लगता है कि हाँ सीमेन वहाँ पे डिस्चार्ज हुआ ही नहीं है, बट इन रियलिटी इट इज़ नॉट सो। सेम इज़ द थिंग विथ लैक्टेशनल एमनोरिया। हम ये साइकिल जो मान के चल रहे हैं 1 से 6 मंथ के बीच में होती है, तो कई बार फीमेल में हार्मोनल चेंजेस के कारण प्रोजेस्टेरॉन काफ़ी नीचे चला जाता है इन द वेरी 3rd मंथ और यू कैन से 4th मंथ आफ्टर द डिलीवरी। अगर यहाँ पे फिर भी क्वाइटस हो रहा है, हम 6 मंथ का टाइम पीरियड लेके चलते हैं तो 4th पीरियड में भी वो कंसीव कर सकती है। सो दिस इज़ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल मेथड्स की रिलायबल नहीं है, इफ़ेक्टिवनेस इनकी कम होती है, कोई गारंटी आपको नहीं मिलती है। द नेक्स्ट मेथड वी विल बी डिस्कसिंग विल बी बैरियर। बैरियर को हम फिज़िकल बैरियर के नाम से भी जानते हैं। फिज़िकल मीन्स मेल और फीमेल में कोइटस करते टाइम पे बीच में जैसे हम किसी चीज़ को फिज़िकली कनेक्शन होने से रोक देते हैं। ये देखिए, सपोज this is the vagina and here if we are going to put some sort of covering प्लास्टिक के फॉर्म में, कॉन्डोम्स के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या होता है जो भी सीमेन रिलीज होना है आफ्टर द कोइटस इट इज़ नॉट गोइंग टू कैरी ऑन इट्स जर्नी फ्रॉम द यूट्रस एंड द फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे हमने इसको फिज़िकली ब्लॉक कर दिया है। ये कुछ ऐसे ही है कि आपने रूम के पार्टीशन में बीच में अगर आपने कोई कार्डबोर्ड की छोटी सी लेयर को बीच में इंस्टॉल कर दिया है या वुडन प्लाई है तो आपके रूम के 2 पार्टीशन हो जाते हैं। दूसरी साइड क्या हो रहा है या उसकी फर्स्ट साइड क्या हो रहा है वो आप देख नहीं पाते हैं। 2 कैबिन है, 2 कैबिन में अलग अलग बच्चे अगर अपना होमवर्क कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है या कोई गेस्ट आए हुए हैं तो एक दूसरे में वो इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो फिज़िकली वी आर अवॉइडिंग द कम्बिनेशन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम। फिज़िकली हम उनको मिक्स होने नहीं देते। अगर ये आपस में क्लोज कांटेक्ट में नहीं आएंगे, फिज़िकली मिक्स नहीं हो रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। द वेरी कॉमन थिंग इनटू दिस बैरियर मेथड विल बी कॉन्डम्स। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल रहते हैं। रबर से बने होते हैं, लेटेक्स से बने होते हैं टू अवॉइड द इल इफेक्ट्स ओवर द बॉडी। तो यहाँ पे क्या है, हमारे जो कॉन्डोम्स होते हैं ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बीच में अगेन एक फिजिकल मेम्ब्रेन बना देते हैं ताकि सीमेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे ना बढ़ पाए। सीमेन इसी में ही कलेक्ट होता है और बाद में इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। यही नहीं, कॉन्डम्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट मीन्स टू अवॉइड द STDs। अगर एक कपल बीच में अगर बैरियर को यूज़ करते हुए, जिसको हम सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस बोलते हैं, if a couple is using the barriers or you can say condoms while having this coitus or sexual intercourse, there will be no फ्लूइड टू फ्लूइड कॉन्टैक्ट। अभी मैंने बताया कि सीमेन सारा इस कॉन्डोम में कलेक्ट हो जाता है, तो वहाँ पे जो फीमेल की बॉडी है, मान लीजिए इफ़ द फीमेल पार्टनर इज़ इन्फेक्टेड सम सॉर्ट ऑफ STD या एड्स के साथ वो इन्फेक्टेड है, तो यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो फीमेल का था और जो मेल का था उसके बीच में एक बैरियर आ चुका है। सो देयर विल बी नो मिक्सिंग ऑफ फ्लूइड टू फ्लूइड। दोनों का फ्लूइड टू फ्लूइड कॉन्टैक्ट को अवॉइड कर लिया जाता है और इससे फीमेल में जो भी वायरस बैक्टीरिया प्रेजेंट था वो मेल पार्टनर के अंदर नहीं डिलीवर होता है। तो टू अवॉइड दिस STDs, खासकर एड्स, इट इज़ अ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव मेथड टू गो फॉर द कॉन्डम्स। इंटरकोर्स में अगर बैरियर का यूज़ होता है तो उसको हम बोलते हैं सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। विदाउट कॉन्डम इट इज़ नोन एज अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। दोनों ही ऑर्गन एक दूसरे के साथ टच में आते हैं, फ्लूइड टू फ्लूइड कॉन्टैक्ट होगा और
कोई भी एक पार्टनर अगर इन्फेक्टेड है, जैसे ही सीमेन रिलीज़ होता है या जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में म्यूकस की लेयर बनी रहती है, म्यूकस में अगर कोई वायरस है, अगर वो पीनस के साथ टच में आता है तो यहाँ से वायरस मेल पार्टनर में डिस्पर्स होने के चांसेस हो जाते हैं। आगे चलते हैं। वी विल बी हैविंग सम सेवरल सॉर्ट ऑफ बैरियर्स, दीज आर नोन एज डायफ्राग्राम्स, सर्विकल कैप्स एंड वोल्ट्स। अलग अलग शेप में, अलग अलग डिज़ाइन में अवेलेबल आते हैं। कॉन्डम्स एक बार यूज़ करके डिस्पोज ऑफ करने होते हैं, बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट सर्विकल कैप्स, वोल्ट्स, सो दीज कैन बी रीयूजेबल। एक बार इनको यूज़ करके दोबारा भी यूज़ किया जा सकता है। मेथड इनका सेम है, फिजिकल एक गैप बना देते हैं ताकि क्लोज कॉन्टैक्ट ना हो पाए, स्पर्म ओवम तक ना पहुंच पाए, बीच में ही इनको रोक लिया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज़ देयर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, फंक्शनल होते हैं अपने मैकेनिज़्म को फुलफ़िल करने के लिए। ज़्यादातर इंडिया की अगर हम बात करें, सो दिस कॉन्डोम मेथड इज़ हाईली प्रैक्टिसाइज्ड बाय द कपल्स। नेक्स्ट थिंग, इसके अलावा जब हम बैरियर मेथड का यूज़ कर रहे हैं, साइड में देखिए जैसे फीमेल कॉन्डोम यहाँ पे दे रखा है, दिस इज़ द मेल कॉन्डोम। अगर हम इसके एजेस पे इफेक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज और फोम का यूज़ कर लेते हैं। सपोज वी वॉन्ट दिस कंटेनर टू बी एयर टाइट, हमने इसके ऊपर कोई प्लेट या कवरिंग ढक दी है, ठीक है, दिस इज़ सॉर्ट ऑफ कंटेनर एयर टाइट करने के लिए कि कहीं से भी फ्लूइड लीक ना हो। अगर हम इस पे वैसलीन पेट्रोलियम जेली लगा देते हैं, सो दिस जेली क्रीम विल बी प्रिवेंटिंग एयर टू गेट इंसर्टेड। तो ऐसे ही कॉन्डोम्स के अगर एजेस पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर हम कोई जेलीज़ यूज़ कर लेते हैं, तो मान लीजिए अगर वो कहीं से थोड़ा सा रप्चर हो चुका है तो वहाँ पे भी आपके जो स्पर्म है वो किल हो जाते हैं। सो द फिज़िकल कॉन्टैक्ट विल बी प्रिवेंटेड। सो जेलीज़ है, फोम है, ये इसकी एफिशिएंसी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देती हैं। द नेक्स्ट मेथड वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस। पहले इसकी जो हेडिंग है उसको क्लियर कर लेते हैं। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड, एंड दीज मेथड्स विल बी यूज्ड बाय फीमेल ओनली, ठीक है। अब जो हमारी फीमेल्स हैं, क्योंकि यूट्रस उन्हीं के ही पास होता है, सो इन दिस यूट्रस वी विल बी इंसर्टिंग समथिंग जो हमारी प्रेगनेंसी को अवॉइड करेगी। इंट्रा का मतलब अभी हमने किया इनसाइड, यूट्रीन जो वर्ड आया है वो किससे आया, यूट्रस से आया है। सो दीज आर द मेथड्स जिसमें मेल्स इन्वॉल्व नहीं है। ये कहाँ पे ट्राई किए जाते हैं, फीमेल पार्टनर ही उनको यूज़ कर सकती है। डिवाइसेस मतलब अभी हम इनकी 3 कैटेगरीज को अलग अलग पढ़ते हैं। Give me a minute so that I can highlight it. Okay. The first thing is लिपिस लूप। इसमें पहले ये मेथड यूज़ किया जाता था। प्लास्टिक की कवरिंग होती थी जो हम यूट्रस में इंसर्ट कर देते थे, उसमें जो सीमेन है वो कलेक्ट हो जाता था। सीमेन कलेक्ट होने के बाद इसका जो फैगोसाइटोसिस नेचर था वो स्पर्म को इंगल्फ कर लेता था। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, दैट दीज विल बी द केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द लिपिस लूप एंड दे आर गोइंग टू किल दीज स्पर्म्स। फैगोसाइट इसको अपने अंदर ले लेते थे, मुंह खोला चीज़ों को गप कर लेना इस फैगोसाइटोसिस, और अंदर इनको फिर किल कर दिया जाता था। Nowadays this method is not widely spreaded as such. अब यहाँ पे आज के टाइम पे जो हम ज़्यादातर मेथड यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी काम कैसे करते हैं, पहले इसके एग्जांपल्स को हाईलाइट कर लेते हैं। कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। आइए इसका काम करने का तरीका देखते हैं। सो लुक एट हियर बेटा, 1 T shaped loop is given. Actually this T is made up of lots of amount of copper. इसकी थिकनेस, इसकी लेंथ वेरी करती है कि आपको 5 साल तक प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, अगले 3 साल तक प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। जैसा भी आप डॉक्टर को बताते हैं उसके अकॉर्डिंग वो आपको इम्प्लांट सजेस्ट कर देते हैं कि आपको इस साइज़ के लिए, इस पर्टिकुलर कॉपर टी के लिए जाना चाहिए। तो जब तक ये यूट्रस में लगते हैं, क्योंकि हमारी फैलोपियन ट्यूब दोनों साइड होती है इसलिए टी जैसा होता है, क्योंकि यूट्रस भी हमारा ऐसा होता है, दोनों साइड हमारी फैलोपियन ट्यूब होती, टी जंक्शन जैसे आपने रोड पे भी देखा होगा। तो यहाँ पे जब तक यूट्रस में, एक्चुअली डॉक्टर की हेल्प से लगाया जाता है, हम इसको खुद परचेस करके यूट्रस में इंसर्ट नहीं कर सकते, मेडिकल हेल्प आपको लेनी पड़ेगी।
तो जब तक ये कॉपर टी यूट्रस के अंदर इम्प्लांट है, टिल द टाइम इट इज़ देयर इनसाइड द यूट्रस ऑफ दैट फीमेल, ये कॉपर आयंस रिलीज करता है। कॉपर आयन आर पॉइजनस फॉर द स्पर्म। जैसे ही कोइटस होता है, स्पर्म यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में एंटर करने के लिए उनको यूट्रस से तो गुजरना पड़ेगा। तो यूट्रस में हॉस्टाइल कंडीशंस हैं, पॉइजनस कंडीशंस हैं, और यहीं पे ही स्पर्म्स को किल कर दिया जाता है। सो दिस इज़ द सेकेंड मेथड। पहला हमने क्या, फैगोसाइटोसिस नेचर से, जिसमें हमने लिपिस लूप देखा। सेकेंड थिंग इज कॉपर रिलीजिंग articles are being implanted inside the uterine depending upon the time period for which they do not want to have this pregnancy. Third method is based upon the hormone. यहाँ पे जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है that is LNG-20 and progesterone. यहाँ पे ये दोनों जो एग्जाम्पल्स हैं बच्चे, ये रिलीज़ करते हैं हॉर्मोन्स, और इस हार्मोन में सबसे पहला नाम आता है प्रोजेस्टेरोन का। जब तक प्रोजेस्टेरोन हाई रहेगा, जैसे हमने लैक्टेशनल एमेनोरिया में देखा था, तब तक ओव्यूलेशन के चांसेस नल होते हैं। वो ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा सस्पेंडेड है हाइपोथैलेमस के साथ, वहाँ से FHS LH जैसे हार्मोन को रिलीज़ होने ही नहीं देगा। तो अगर हम अपनी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रखते हैं, सो देयर विल बी नो चांसेस ऑफ ओव्यूलेशन। ओवम जब अवेलेबल नहीं है फैलोपियन ट्यूब में, प्रेगनेंसी भी नहीं होती है। नेक्स्ट थिंग, इट इज़ द मेन थिंग विच इज़ बीइंग डन इनसाइड द यूट्रस। यहाँ पे देखिए, ये यूट्रस को इम्प्लांट करने के लिए हॉस्टाइल बना देता है, यानी हमारे यूट्रस में भी चेंजेस आते हैं जिसके कारण इम्प्लांटेशन नहीं हो पाती है। सेकेंड लास्ट लाइन में देखिए, मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म। ये हमने कर लिया है। स्पर्म्स को जैसे ही वो यूट्रस से गुजरेंगे उनको सस्टेन नहीं करने देंगे, उनको किल कर दिया जाता है। और मान लीजिए अगर फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, तो अगर हम हार्मोन मेथड का यूज़ कर रहे हैं, सो व्हेन देयर विल बी formation of this endometrium, you will not got to see the chances of implantation. अगर आपका मोरुला स्टेज या ब्लास्टुला स्टेज तक एम्ब्रायो डेवलप हो भी चुका है, तो वो एंडोमेट्रियम में कभी कनेक्ट होगा ही नहीं। इसको बहुत टाइट, इसको बहुत ज़्यादा हार्ड कर दिया जाता है। सो दीज आर द methods of functioning of this intrauterine devices. फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। सिर्फ फीमेल यूज़ कर सकती हैं। दूसरी चीज़, इसको यूज़ करने के लिए आपको मेडिकल एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। कॉपर टी आप खुद इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। 3 हमने अलग अलग टाइप देखे। पहला फैगोसाइटोसिस नेचर को फॉलो करता है, स्पर्म्स को किल कर दिया जाता है। सेकेंड मेथड में कॉपर आयंस रिलीज होते हैं, एंड थर्ड इज़ बेस्ड अपॉन द हॉर्मोन्स। In our next video, we will be talking about the oral contraceptive method कि oral pills कैसे ली जाती हैं, उनका फंक्शन करने का तरीका क्या है। Till the time, goodbye and take care.